सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के, ठीक है, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के जो आप लोगों का न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न उत्तर आता है, जो आप लोगों का मैथ टाइप का आता है, ठीक है, जो आप लोगों का मैथ टाइप का आता है, उसकी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले जो आप लोगों का अति लघुत्तर प्रश्न उत्तर आता है, उसमें आप लोगों का कुल 90 प्रश्न किए हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के आप लोग को कुल मिलाकर 40 प्रश्न के उत्तर किए और मैक्रो इकोनॉमिक्स के आप लोग को 50 प्रश्न उत्तर किए और कुल मिलाकर 90 किए हैं। अगर वो वाला नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है। और जो आप लोग का दीर्घ उत्तर प्रश्न उत्तर है, उसके 2 वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो में 10 दीर्घ उत्तर किए हैं और दूसरा वीडियो में 10 दीर्घ उत्तर प्रश्न उत्तर किए, यानी कुल मिलाकर 20 दीर्घ उत्तर प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, ठीक है। और जो आप लोग का ग्राफ वाला प्रश्न आता है, उसके कुल मिलाकर आप लोग का लगभग 30 प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, ठीक है। और ग्राफ वाला प्रश्न उत्तर आप लोग का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो से आप लोग जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर आता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, वो प्रश्न भी आप लोग का आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ग्राफ वाला प्रश्न जो वीडियो है वो वाला देखना ना भूले, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो जो आप लोग का मैथ टाइप का आता है, गणित वाला प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल टाइप का, वो वाला का सॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक न्यूमेरिकल टाइप का, जैसे कि पहला प्रश्न है कि निम्न तालिका को पूरा करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वस्तु एक्स की इकाई दिया गया है, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी एमयू दिया गया है, यहाँ पर कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। कुल उपयोगिता सभी जितना भी सीमांत उपयोगिता रहता है, ठीक है, उसकी सीमांत उपयोगिता को जोड़ लेते हैं, मतलब एमयू का जोड़ होता है टोटल यूटिलिटी। तो देखिए चलिए अब इसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वस्तु x की इकाई दिया गया है, सीमांत उपयोगिता ये तो प्रश्न में ही दिया गया है, कुल उपयोगिता केवल निकालना है, ठीक है। जैसे कि पहले में कुल उपयोगिता 30 है, तो केवल पहले 30 है, तो 30 ही होगा कुल उपयोगिता। दूसरे इकाई की कुल उपयोगिता कितना होगा, 30 + 20, तो 30 + 20 50 हो जाएगा। फिर 50 + 10, तो 50 + 10 60 हो जाएगा। फिर 60 + 0, तो 60 + 0 यानी 60 ही होगा। फिर 60 यहाँ पर -10 है, तो 60 - 10 को जोड़ेंगे तो 60 - 10 50 होगा, तो कुल उपयोगिता यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुल उपयोगिता निकालते हैं। अब अगर सीमांत उपयोगिता निकालने दे दिया, जैसे कि 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न तालिका को पूरा करें, जैसे कि वस्तु x की इकाई दिया गया है, कुल उपयोगिता यहाँ पर दिया गया है, सीमांत उपयोगिता यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता जिस इकाई की निकाल दे, मान लेते कि NB इकाई की सीमांत उपयोगिता निकालते थे, MUN माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस उसकी पहले की इकाई। अगर हम दूसरा इकाई की निकालेंगे तो TU2 माइनस TU2 माइनस 1 यानी TU2 माइनस TU1, ठीक है। यानी दूसरे इकाई के कुल उपयोगिता कितना है यहाँ पर, दूसरे इकाई की कुल उपयोगिता देखिए यहाँ पर 50 है, माइनस पहले इकाई की कुल उपयोगिता 30 है, यानी 50 - 30 दूसरे इकाई की कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। तो इस तरीके से सीमांत उपयोगिता निकालेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वस्तु एक्स की इकाई है, यहाँ पर कुल उपयोगिता तो प्रश्न में दिया गया है, सीमांत उपयोगिता यहाँ पर निकालना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सीमांत का 30, तो यहाँ पर 30 ही 30 होगा। यहाँ पर दूसरी इकाई जैसे 50 - 30, दूसरी इकाई माइनस पहले इकाई, तो 50 - 30 20 होगा। फिर तीसरे में तीसरी इकाई माइनस दूसरे इकाई 60 - 50 10 होगा। फिर आगे करेंगे यहाँ पर 60 - 60 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 50 - 60 -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सीमांत उपयोगिता को निकालते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु की कीमत 15% गिर जाने से उसकी मांग 1000 इकाई से बढ़कर 1200 इकाई हो जाती है, तो मांग की लोच निकालिए। तो मांग की लोच क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए अब कीमत में प्रतिशत 15% दिया गया है, इसलिए -15%। मांग में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पर निकालेंगे, क्या होता है, दूसरी इकाई माइनस पहली इकाई, यानी 1200 माइनस 1000 डिवाइड पहले इकाई यानी 1000 बटा 1000। तो यहाँ पर 2 को 0 2 को 0 काट गए, यहाँ पर 1200 में 1000 गया यानी 200, नीचे बचा 10, 0 0 काट गया यानी 20%, यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन 20% आ गया। अब निकालेंगे मांग की लोच। तो मांग की लोच बराबर क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पर 20% है, बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन -15% है। तो इसको हम लोग -20/15 कर सकते हैं। 5 4 20 होगा, 5 3 15, यानी -4/3, -4/3 यानी -1.33, ठीक है। देखिए अब मांग की लोच क्या है, 1 से अधिक आ रहा है, तो मांग की लोच 1 से अधिक। तो जब इलास्टिसिटी अब 1 से अधिक होती है तो क्या होता है, सापेक्ष लोचदार मांग, यानी ये एक प्रकार की सापेक्ष लोचदार मांग है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर जो हम लोग देखिए यहाँ पर कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, तो यहाँ पर उपयोगिता के बदले यहाँ पर उत्पादन भी हो सकता है। यहाँ पर उपयोगिता के बदले यहाँ पर भी उत्पादन हो सकता है, उत्पादन भी हो सकता है, आगम भी हो सकता है, लागत भी हो सकता है। फॉर्मूला वही होगा, ठीक है, फॉर्मूला वही होगा। यहाँ पर उपयोगिता देखिए, अगर इसके बदले में यहाँ पर उत्पादन रहा, आगम रहा, लागत रहा, तो जो भी रहा फॉर्मूला इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके का यहाँ पर जो आप लोगों का यहाँ पर औसत उत्पादकता, ठीक है, निकालने के लिए कहा गया 4 नंबर कि निम्न तालिका को पूरा करें, जैसे कि परिवर्तनशील साधन की इकाई या श्रम दिया गया लेबर, कुल उत्पादकता यानी टोटल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर दिया गया है, औसत उत्पादकता यानी एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो औसत उत्पादकता क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड लेबर, ठीक है, ये होता है औसत उत्पादकता। उस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है AP बराबर TP डिवाइड L, ठीक है। तो यहाँ पर परिवर्तनशील साधन की इकाई श्रम में दिया गया है, यहाँ पर कुल उत्पादकता टोटल प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर औसत उत्पादकता एवरेज प्रोडक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसकी निकालेंगे तो 30 डिवाइड 1 यानी 30 होगा, यहाँ पर 60 डिवाइड 2 यानी 30 होगा, यहाँ पर 90 डिवाइड 3 यानी 30 होगा, यहाँ पर 120 डिवाइड 4 यानी 30 होगा, यहाँ पर 150 डिवाइड 5 यानी 30 होगा, यानी औसत उत्पादकता इसमें सब में 30-30 निकालेगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है कि एक फर्म की बंधी यानी स्थिर लागत, यहाँ पर स्थिर लागत दिया गया है 2000 रुपये है, तो निम्न तालिका के आधार पर उसके TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, TC यानी टोटल कॉस्ट और ATC यानी एवरेज टोटल कॉस्ट का आकलन दिया गया है, ठीक है। आकलन ज्ञात करें, यहाँ पर उत्पादन दिया गया है और सीमांत लागत यानी MC दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाते हैं, देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट माने मतलब औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है? यहाँ पर कुल परिवर्तनशील लागत मार्जिनल कॉस्ट का यहाँ पर योग होता है, ठीक है। जितना भी यहाँ पर सीमांत लागत है उसका योग कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग मानेंगे कि दो भी इकाई की टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो MC1 प्लस MC2 होगा। MC1 यहाँ पर 2000 दिया गया है, जैसे कि प्रश्न में MC2 यहाँ पर 1500 दिया गया है, तो कितना पर 3500 हो जाएगा। देखिए जैसे MC1 है 2000, MC2 है 1500, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? यहाँ पर 3500 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड उसकी क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड उसकी क्वांटिटी, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर उत्पादन यहाँ पर दिया गया है, ये सब दिया गया है। मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत भी यहाँ पर दिया गया है। हमें निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कुल परिवर्तनशील लागत। तो कुल परिवर्तनशील क्या होता है? सीमांत लागत का योग। तो जैसे पहले ही क्या है 2000 तो है 2000, फिर यहाँ पर दूसरी क्या है तो 2000 प्लस 1500 तो 3500 हो जाएगा। यहाँ पर 3500 प्लस 1200 यानी 4700 हो जाएगा। यहाँ पर 4700 और 1500 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6200 हो जाएगा। यहाँ पर 6200 और 2000 जोड़ेंगे कितना होगा? 8200 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे कुल लागत, ठीक है। कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट। कुल लागत क्या होता है? कुल लागत यहाँ पर होता है क्या फॉर्मूला? देखिए कुल लागत का हम लोग कुल लागत का देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रश्न में दिया गया है 2000, औसत स्थिर लागत यहाँ पर दिया गया है 2000 रुपये, ठीक है, 2000 दिया गया है। तो इसको बनाते हैं, यहाँ पर इसको बनाते हैं टोटल कॉस्ट। तो औसत स्थिर लागत 2000 दिया गया है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2000 है, तो 2000 प्लस 2000 4000 होगा। यहाँ पर भी 2000 और प्लस यहाँ पर 35 यानी 5500 हो जाएगा। यहाँ पर 2000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4700, इतना कितना हो जाएगा? 6700। फिर 2000 स्थिर लागत प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 6200, कितना हो जाएगा? 8200। फिर 2000 प्लस 8200 इतना यानी 2200 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत। औसत लागत क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा डिवाइड उसकी उत्पादन। तो देखिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना है? 4000 डिवाइड 1, तो 4000 डिवाइड 1 कितना होगा? 4000। फिर कितना है? टोटल कॉस्ट 5500 डिवाइड 2 कितना होगा? 2750। फिर 6700 डिवाइड 3 कितना होगा? 2233.3। फिर है 8200 डिवाइड 4 कितना होगा? 2050। फिर यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 10200 डिवाइड 5 तो कितना होगा? 2040। तो ये इस तरह से निकालेंगे औसत लागत, ठीक है। अब अगर निकालेंगे औसत वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत, तो टोटल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड उसकी उत्पादन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 2000, तो 2000 डिवाइड 1 कितना होगा? 2000। फिर 3500 डिवाइड 2 कितना होगा? 1750। फिर यहाँ पर 4700 डिवाइड 3 तो कितना होगा? यहाँ पर 1564.66 होगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर 6200 डिवाइड 4 तो कितना होगा? 1550।
फिर अगला है यहाँ पर 8,200 डिवाइड 5 कितना आएगा 1,640। तो इस तरीके से औसत परिवर्तनशील लागत को निकालेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न तालिका को पूरा करें, जैसे कि बिक्री मात्रा दिया गया है, एवरेज रेवेन्यू प्रति इकाई कीमत दिया गया है, कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू यहाँ पर निकालना है, सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर बिक्री मात्रा प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर AR प्रति इकाई कीमत यह दिया गया है, ठीक है। कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू निकालना होता है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, ठीक है। तो इसमें जैसे पहले इकाई की निकालेंगे तो प्राइस कितना है 20 इंटू क्वान्टिटी 1, तो 20 इंटू 1 20, ठीक है। दूसरी इकाई की निकालेंगे तो प्राइस 20 इंटू क्वान्टिटी, तो 20 इंटू 2 यानी 40 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरी इकाई 20 इंटू 3 यानी 3 विषम 60 हो जाएगा कुल आगम, ठीक है। सीमांत आगम जैसे कि हम लोग जाने कि जिसकी निकालेंगे उस अंतिम इकाई माइनस पहले की इकाई, ठीक है। यहाँ पर 20 वाला तो 20, यहाँ पर 20 ही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी इकाई तो दूसरी इकाई माइनस पहले इकाई यानी 40 माइनस 20 20 होगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरी इकाई तो देखिए तीसरी इकाई कितना होगा 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 सीमांत आगम यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी दिया गया है, ठीक है। उसको उठाए यहाँ पर 7 नंबर की एक विक्रेता को 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 50 इकाई की बिक्री प्राप्त होती है, तो कुल आगम की राशि क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्राइस कितना दिया गया 6 रुपया, तो प्राइस यहाँ पर 6 रुपया, यहाँ पर क्वांटिटी कितना दिया गया 50, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा प्राइस इंटू क्वांटिटी यानी 60 इंटू 50 यानी 60 इंटू 50 यानी कितना होगा 300 रुपये, तो 300 रुपया यहाँ पर राशि हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए एक फॉर्मूला के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5वें इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी। देखिए यहाँ पर मात्रा दिया गया है और यहाँ पर सीमांत आगम दिया गया है, ठीक है। 5वीं इकाई के पर सीमांत यहाँ पर कुल आगम निकालने कहा गया है, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी पिछले साल पूछा गया है। तो 5वीं इकाई के उत्पादन की कुल संप्राप्ति क्या होगा, 5वीं इकाई तक सीमांत आगम को जोड़ दीजिए, MR1 प्लस MR2 प्लस MR3 प्लस MR4 प्लस MR5, ठीक है। देखिए MR1 यहाँ पर कितना है 12, MR2 कितना है यहाँ पर 10, MR3 यहाँ पर 8 है, MR4 यहाँ पर 6 है, MR5 यहाँ पर 4 है। सभी को जोड़ देंगे कितना होगा यहाँ पर 12 10 22 22 8 कितना हो जाएगा 12 10 22 22 8 30 30 36 36 4 50, यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 9 नंबर है, जैसे कि किसी वस्तु की 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 600 इकाई की पूर्ति की जाती है, यदि इसकी कीमत बढ़कर 6 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा 25% बढ़ जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात की है। तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होता है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कीमत में मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तो प्रश्न में दिया गया है 25%, लेकिन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिया गया है। तो देखिए वस्तु की कीमत पहले कितनी 5 रुपये, तो P1 कितना हो जाएगा 5 रुपये। उसके बाद कीमत कितना हो जा रहा है 6 रुपये, तो 6 रुपये, तो डेल्टा P क्या होगा P2 माइनस P1 यानी 6 माइनस 5 यानी 1 रुपया। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है डेल्टा P डिवाइड P1 इंटू 100, तो डेल्टा P यहाँ पर कितना है डेल्टा P है वहाँ पर 1 डिवाइड P कितना है 5, तो 1 डिवाइड 5 इंटू 100, तो 5 विषय 100 यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा 20%, ठीक है। और मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन प्रश्न में दिया गया है 25%। तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 25%, 25 डिवाइड 20, तो 5 5 25 5 4 20 यानी 5/4 डिवाइड देंगे कितना होगा 1.25, ठीक है। पूर्ति की कीमत लोच हो जाएगा 1.25। अगला प्रश्न 10 नंबर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर वाला आप लोग आ सकता है कि निम्नलिखित आंकड़े से बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP मार्केट प्राइस की गणना करें, जिसमें दिया गया है साधारण लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद 15,500, अप्रत्यक्ष कर 1200 दिया गया है, आर्थिक सहायता 210 है, मूल्यह्रास 50 रुपया दिया गया, शुद्ध विदेशी साधन आई यहाँ पर 50 रुपया दिया गया, ठीक है। तो इससे निकालना है हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इसको कहा जाता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट 15,500 दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर 1200 दिया गया है, सहायक की यहाँ पर आर्थिक सहायता 210 दिया गया जो कि सब्सिडी 210 है, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना है 50 रुपये, और जो शुद्ध विदेशी साधन है यानी एक्स माइनस सब कितना है 50 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर GDP FC निकालेंगे, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो NDP फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे कितना है 15,500
प्लस डिप्रिसिएशन है 50, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद इसको जीडीपी को हम लोग निकालेंगे जीएनपीएफसी में, तो क्या होता है जीडीपीएफसी प्लस एक्स माइनस एम, तो जीडीपीएफसी कितना है 15,500, एक्स माइनस एम यहाँ पर कितना है 50, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 15,560 रुपया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर जीएनपीएमपी, ठीक है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर। क्या होता है जीएनपीएफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी यानी सहायक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जीएनपीएफसी हम लोग कितना लेंगे 15,560, अप्रत्यक्ष कर दिया गया है 1200 माइनस सब्सिडी कितना होगा 210, ठीक है। इसको आगे करेंगे यहाँ पर 15,560 और 1200 जोड़ेंगे कितना होगा 16,760 माइनस 210, घटाएंगे कितना होगा 16,550 रुपये, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। अगला है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.4 दिया गया है तो गुणक का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे एमपीसी बराबर 0.4 दिया गया है, के बराबर क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, यानी 1/1 माइनस 0.4 यानी के बराबर क्या होगा यहाँ पर 1/0.6, ठीक है। 0.6 में पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 होगा तो 10/6, तो दोनों को काटेंगे 2 5 10, 2 3 6, तो यहाँ 5/3, 3 से 5 को डिवाइड देंगे तो 1.67, ठीक है 1.67। अब अगला देखते हैं 12 नंबर यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, देखिए वो एमपीसी दिया गया था, उसमें एमपीसी दिया गया था 11 नंबर में एमपीसी दिया गया है, इसमें एमपीएस दिया गया है। अगर 0.2 है तो गुणक का मान ज्ञात करते हैं, एमपीसी बराबर 0.2 है तो गुणक बराबर क्या होता है 1/एमपीएस, तो 1/0.2 पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 तो 2 5 10 यानी के बराबर 5 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर, अगर इस तरह का दे देगा प्रश्न कि अगर अर्थव्यवस्था में आय 500 रुपये से बढ़कर 800 रुपये हो जाते और निवेश 125 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाते तो गुणक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए गुणक बराबर ये भी फॉर्मूला होता है आय में परिवर्तन डिवाइड निवेश में परिवर्तन, ठीक है, ये भी होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए आय में परिवर्तन कितना है डेल्टा वाई, पहले थी 500 रुपये फिर हो गया 800 रुपये यानी y2 माइनस y1 यानी 800 माइनस 500 कितना हो जाएगा 300 रुपये। डेल्टा आई पहले थी 125 रुपये फिर हो गया यहाँ पर 200 रुपये यानी 200 माइनस 100 हो जाएगा, यहाँ पर 125 हो जाएगा तो 75 रुपये। तो गुणक बराबर क्या होगा यहाँ पर डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा आई, तो डेल्टा वाई यहाँ पर कितना है 300 डिवाइड डेल्टा आई कितना है 75। काटेंगे इसको 5 से तो 300 डिवाइड 75, काटेंगे 5 से तो 5 6 30 जीरो, यहाँ पर 5 15 75 यानी 60 डिवाइड 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर 75, ठीक है। यहाँ पर 15 यहाँ पर निकला हम लोग का, यहाँ पर क्या निकला लास्ट में 60 डिवाइड 15 यानी 15 4 60 यानी के का मान निकलेगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का नोमरिकल टाइप का प्रश्न उत्तर, ठीक है। अगर आप लोग का मैथ वाला प्रश्न उत्तर आ गया तो उसका भी कोई टेंशन नहीं, आप लोगों का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप लोगों का देखिए बहुत सारा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लोग का हो गया और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर भी उसी वीडियो में कुछ हो गया, ठीक है। तो और हम लोग अगले वीडियो में करेंगे MCQ टाइप का प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।